हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 18 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को किडनैप कर लिया था और पूरे पार्टी हॉल में विंग के मॉम एंड डैड, विंग के भाई बहन सब विंग को खोज रहे थे, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि विंग भागा है या उसे किडनैप किया गया है। और जिसके बाद हम देखते हैं लैंज़ैन भी सिजुई से कहता है कि वो भी विंग को खोजना चाहता है, क्योंकि अगर विंग भागा होगा तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और वो एक वैम्पायर की स्पीड से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता है। अब हम फॉरेस्ट के अंदर उसी कॉटेज में देखते हैं जहाँ पर विंग पहले ही लैन वांग जी के साथ एक बार आया था। आज दोबारा वो फिर से उसी कॉटेज में था और इस बार वो बेहोशी की हालत में था। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथों को चेयर से बांधा गया था। वांग जी और झाओ लिंग दोनों ही विंग के सामने खड़े थे और उनके पास ही वांग जिशवान अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसकी मन की इच्छा पूरी होने वाली थी। अगर वो चाहती है कि वो किसी को मारे तो वो उसे मार कर ही छोड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशवान झाओ लिंग से कहती है, शुरू करो। उसकी बात का जवाब देते हुए झाओ लिंग अपना सिर हाँ में हिलाती है और इसके बाद वो विंग के चारों तरफ लाल कलर के पाउडर से सर्कल बनाने लगती है। सर्कल हो जाने के बाद वो कुछ तलिस्मान्स लगाती है और इसके बाद वो अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। उस कॉटेज की विंडो खुली हुई थी जिसकी वजह से मूनलाइट डायरेक्टली विंग के ऊपर पड़ रही थी और इस रिचुअल में मूनलाइट का होना ज़रूरी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन वांग जी जो कि विंग की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। वो अपनी आइज़ भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। उसके हाथ में एक नाइफ़ थी और जिसे वो टाइटली पकड़े हुए था। इसके बाद वो धीरे धीरे विंग के पास जाने लगता है। अब झाओ लिंग अपने मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है और जिसकी आवाज़ से विंग बेहोशी से जाग जाता है। वो थोड़ा हिलता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने गर्दन में दर्द महसूस होता है और जब वो ठीक से अपनी सराउंडिंग को देखता है तो वो डर जाता है। अपने सामने वांग जी को देखकर विंग कहता है, वांग जी। इतना बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक लग रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आखिरी बार वो लैंज़ैन के साथ अपने कमरे में था और अभी वांग जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा पहना हुआ है। इसका यही मतलब है कि उसके सामने खड़ा पर्सन वांग जी नहीं बल्कि लैंज़ैन है। विंग को लग रहा था कि इस बार वांग जी नहीं बल्कि लैंज़ैन ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब वो डरते हुए कहता है, लैंज़ैन नहीं, मेरे पास मत आओ, तुमने मुझे धोखा दिया है। उसकी बात सुनकर वांग जी फिर से सोचता है, लैंज़ैन, क्या क्या उसने मुझे लैंज़ैन समझ लिया है। इतना सोचते हुए वांग जी विंग को करेक्ट करने ही वाला था, लेकिन वांग जिशवान ने उसे बीच में टोक दिया। इसके बाद वांग जिशवान ने विंग से कहा, हाँ, वो लैंज़ैन ही है और वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। लैंज़ैन मेरा है, लैन वांग जी मेरा है, दोनों ही मुझसे बिलोंग करते हैं और मैं ही उनकी फ्यूचर वाइफ हूँ। तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। इतना बोलकर वांग जिशवान स्मृक करती है। उसकी बातें सुनकर विंग डर जाता है। उसके फेस पर डर साफ दिख रहा था। वो हार्ट ब्रोकन था क्योंकि एक बार फिर से उसके लव ने उसे बिट्रे किया है। उसे लग रहा था कि इस बार लैन वांग जी को छोड़कर लैंज़ैन ने उसका एडवांटेज लिया है। दूसरी तरफ लैन वांग जी जो कि अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वांग जिशवान को नॉनसेंस बोलने दिया। वांग जी गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है। वो खुद को काम करता है। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो इस बार वो बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहा था और ऐसे ही वह विंग के क्लोज आ जाता है। उसे अपने पास आता हुआ देख विंग चिल्लाते हुए उसे अपने पास आने से रोकने की कोशिश करता है और बार बार मना करता है कि वांग जी उसके पास ना आए। दूसरी तरफ उसे डरा हुआ देखकर वांग जिशवान हंसना स्टार्ट कर देती है। वो हंसते हुए विंग से कहती है, जितना मन चाहे उतना चिल्ला लो, पर तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी तुम्हें यहाँ पर सेव करने नहीं आएगा। यहाँ तक कि सिजुई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि वांग जी वहाँ पर है जो कि सिजुई को आने से रोकेगा और यहाँ पर लैंज़ैन है जो कि तुम्हें मारेगा। तुम्हारे दोनों मेट्स ही तुम्हें नहीं चाहते हैं। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए विंग आईवान का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आईवान उसे बचा ले। अब वांग जी विंग के पास पहुंच जाता है और उसके पास ही झाओ लिंग भी आकर खड़ी हो जाती है।
उसके हाथ में एक बाउल था जिसमें वो दोनों विंग का ब्लड कलेक्ट करने वाले थे। इसके बाद लैन वांगजी चाकू को विंग के रिस्ट पर रख देता है। विंग रोता चिल्लाता है और अपने पैरों से झाओलिंग और वांगजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन झाओलिंग अब विंग के दोनों पैरों को भी बांध देती है और विंग स्ट्रगल करता रह जाता है। वो रोता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि विंग अपने फॉक्स स्प्रिट को बुलाने की कोशिश करता है और अपने 9 टेल्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि झाओलिंग ने पहले ही उसकी फॉक्स स्प्रिट को बाहर आने से ब्लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ लैन वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था, उन लोगों से बेग कर रहा था ताकि वो लोग उसे छोड़ दें। वो ऑलरेडी ही बिट्रेयल से सफ़र कर रहा है, लेकिन अब उन लोगों ने उसकी पावर भी सील कर दी है, जिसकी वजह से वो ना ही तो अपनी 9 टेल स्पिरिट को बुला सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। अगर उसकी पावर चली गई तो वो मर जाएगा। इतना सोचते हुए विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ लैन वांगजी की नज़रें विंग पर ही टिकी हुई थी, विंग की लाल आंखों पर, जो कि रो रो कर बिल्कुल फूल गई थी। और उसे इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देख वांगजी अपना सिर नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ से वांग जिशुआन विंग को तड़पते और छटपटाते हुए देख खुश तो थी, लेकिन वो वांगजी से कहती है, लैन ज़ेन प्लीज़ जल्दी करो, वरना वो सिजू यहाँ पर आ जाएगा इस कचरे को बचाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लैन वांगजी अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। इसके बाद वो धीरे से कुछ बड़बड़ाता है जिसे कि वांग जिशुआन नहीं देखती है। इसके बाद वांगजी की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है और वो अगले ही पल विंग की रिस्ट को पकड़ता है और तुरंत उसके हाथ पर कट लगा देता है। ये काम अचानक हुआ था तो विंग शॉक्ड हो जाता है, उसे दर्द महसूस होता है। दूसरी तरफ झाओलिंग बाउल को विंग के रिस्ट के सामने आनती है और उसमें विंग का ब्लड कलेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ विंग जो कि रो रहा था, वो होपलेस और हेल्पलेस साथ में महसूस कर रहा था। इसके बाद वो विंडो से बाहर मून को देखता रहता है और अपने मौत का इंतज़ार करने लगता है। दूसरी तरफ वांग जिशुआन जो कि बहुत ही ग्रीडीली विंग के ब्लड की तरफ देखती है, वो भी विंग के मरने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ काम हो जाने जितना ब्लड लेने के तुरंत बाद ही वांगजी अपने हाथों से विंग के रिस्ट को कवर कर देता है ताकि और खून ना बहे, जिसे देखकर वांग जिशुआन गुस्से में वांगजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, उसे मार डालो। इसके बाद लैन वांगजी विंग के रिस्ट को पकड़ता है और उसके ब्लड के कुछ अमाउंट को टेस्ट करता है और अपने मेट के ब्लड को टेस्ट करते ही उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग का ब्लड बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ख़ास करके इंसानों से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और पता नहीं क्यों पर उसे ये ब्लड बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था और वो इसे और भी ज़्यादा पीना चाहता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वांगजी को ऐसा करता हुआ देख वांग जिशुआन कहती है, लैन ज़ेन तो तुम व्यूजियान का ब्लड टेस्ट करना चाहते थे? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक वैम्पायर हो और तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए ब्लड पीने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे लगा तुम उसे बचा रहे हो। इतना बोलकर वांग जिशुआन बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रही थी। दूसरी तरफ विंग वांगजी की तरफ अपनी भीगी आंखों से देखता है। उसे वो पल याद आ जाता है जब पहली बार लैन ज़ेन ने उसके ब्लड को टेस्ट किया था। उसे ये भी याद आता है कि कैसे लैन ज़ेन उसके ब्लड की क्रेविंग कर रहा था और ये याद करते ही विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। विंग रोते हुए कहता है, तुमने मुझे चीट किया है और अब तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए? लैन ज़ेन, मैंने तुमसे तो बिट्रेयल की उम्मीद नहीं की थी। तुमने मुझ पर चीट क्यों किया, मुझे बिट्रे क्यों किया? दूसरी तरफ वांगजी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वो ग्राउल करता है और दोबारा विंग के ब्लड को सक करने लगता है। कुछ देर तक ब्लड को पीने के बाद जब उसे महसूस होता है कि ये उसके क्रेविंग के लिए सफिशिएंट है, तो वो सक करना बंद कर देता है और अब वो विंग के रिस्ट पर लीक करने लगता है। उसके लीक करने से विंग के उस वोंड वाले एरिया पर घाव बढ़ना शुरू हो जाता है और जल्द ही विंग के रिस्ट पर जो कट लगा हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब वांगजी अपना सिर ऊपर उठाता है तो उसके होठों पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। इसके बाद वांगजी विंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। वो अपनी आंखें भी नहीं झपका रहा था, बस वो किसी भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ विंग जो कि रोते हुए थक गया था, उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन वो वांगजी की तरफ देख रहा था। मूनलाइट वांगजी के ऊपर भी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वांगजी का फेस शाइन कर रहा था
और उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। वो दोनों अभी एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि दूसरी तरफ हम देखते हैं झाओ लिंग उस ब्लड से भरे बाउल को वांग जिशुआन को दे देती है, जो कि इमीडिएटली उस बाउल को पकड़ लेती है। वांग जिशुआन जल्दी से कहती है, मैंने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है और अब मुझे वो मिल गया है जो मैं चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग, जो कि अब अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है क्योंकि वो अब वांग जी को और नहीं देखना चाहता था। और वांग जी विंग के हाथों और पैरों को खोल देता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ भींच रहा था, वो गुस्से में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो विंग के ऊपर गुस्सा है, बल्कि वो किसी और पर गुस्सा है। वो अपने आप पर गुस्सा है, वो अपने आप से नफरत करने लगा है। इसके बाद वांग जी उठकर खड़ा होता है। वो वांग जिशुआन की तरफ देखता है। वांग जिशुआन, जो कि ऑलरेडी ही उस ब्लड से भरे बाउल को फिनिश कर चुकी थी, वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जिशुआन वांग जी की तरफ देखते हुए एक डेविल स्मिक देती है। इसके बाद वांग जिशुआन सोचती है, वांग जी, मैं जीत गई। मैंने इतने सालों से तुम्हें कंट्रोल किया और तुमने भी सिंसियरली अपनी ड्यूटी निभाई एक लाइफ पार्टनर के तौर पर। इसके बाद वांग जिशुआन से पूछता है, अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे जवाब देते हुए वांग जिशुआन कहती है, मार डालो, उसे मार दो। उसकी बात सुनकर वांग जी गल्फ करता है और वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग, जो कि अब धीरे धीरे अपने चेयर से उठकर खड़ा होता है, उसके लेग्स काँप रहे थे, लेकिन कैसे भी करके वो थोड़ी दूर तक चलता है और उसके आंखों में आंसू होने की वजह से उसे ब्लर दिख रहा था। उसे फॉलो करते हुए वांग जी भी विंग के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जिशुआन वांग जी से कहती है, रुको, तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। उसकी बात सुनकर वांग जी तुरंत रुक जाता है, लेकिन वो विंग को बिल्कुल भी नहीं रोकता है, जो कि अब धीरे धीरे डोर की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कमज़ोरी की वजह से वो अपने पैरों पर कंट्रोल खो देता है और वो तुरंत ग्राउंड पर गिर जाता है। लैन वांग जी गिरने की आवाज़ सुनता है और वो तुरंत विंग की तरफ मुड़ता है और वो खुद को विंग की हेल्प करने से रोकता है। दूसरी तरफ विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर से दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है। इसके बाद वांग जिशुआन वांग जी से कहती है, तुम अभी मेंशन जा सकते हो, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही आऊँगी, लेकिन आज मैं अपने तरीके से उसे मारना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वांग जी अपना सिर नीचे कर लेता है। वो कोई रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर जाकर वो एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उसमें पंच करने लगता है। गुस्से की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जंगल के बीचों बीच ज़ोर ज़ोर से ग्राउल करने लगता है। दूसरी तरफ विंग, झाओ लिंग और वांग जिशुआन के साथ उस घर के अंदर अकेला था। वांग जिशुआन एक इविल स्माइल के साथ विंग की तरफ देखती है। इसके बाद वो विंग से कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भागो। आज मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। तुमसे जितना हो सके तुम उतनी तेज़ भागो, वरना तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। वैसे भी आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूँगी और तुम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे ब्लड के साथ तुम्हारी पावर्स भी ले ली हैं और अब तुम कोई इमोर्टल नहीं रहे हो, तुम एक यूज़लेस नॉर्मल इंसान बन गए हो। अब तुम अर्थ पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गए हो, इसीलिए अब तुमसे जितना तेज हो सके उतनी तेज भागो। उसकी बातें कंप्लीट होते ही विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। वांग जिशुआन की बातों ने उसके हार्ट को ब्रेक कर दिया था और उसे उसकी बात पर यकीन भी हो गया था कि वो अब एक यूज़लेस इंसान बन चुका है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। दूसरी तरफ वांग जिशुआन झाओ लिंग से कहती है, उसे मारने के लिए पपेट्स को बुलाओ। उसे जवाब देते हुए झाओ लिंग ओके मैम कहती है। इसके बाद झाओ लिंग घर से बाहर निकलती है और वो तुरंत रूफ टॉप पर चली जाती है। ऊपर जाकर झाओ लिंग अपने हाथों को फैलाती है और थोड़ी देर में ही ब्लैक धुआं झाओ लिंग के सामने अपेयर होने लगता है। दूसरी तरफ वांग जिशुआन, जो कि घर के अंदर थी, वो अपने पैरों की तरफ देखती है। वो सोचती है कि वो अपने पैरों से कितना प्यार करती है। वो एक्साइटेड थी। इसके बाद वो धीरे धीरे व्हील चेयर से खड़ी होने लगती है और जैसे ही वो अपने पैरों पर बिना किसी लड़खड़ाहट के ठीक से खड़ी होती है,
तो वो सोचती है ये एक मिरेकल है। वो 500 सालों से भी ज़्यादा समय से यह चाहती थी। इसीलिए अब वांग जिशुआन धीरे धीरे व्हीलचेयर को पकड़ते हुए अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाने लगती है और उसे महसूस होता है कि वो अब परफेक्टली चल पा रही है। इसका यही मतलब है कि विंग के ब्लड ने उसके ऊपर बहुत ही जल्दी और बिल्कुल परफेक्टली काम किया है। इसके बाद वांग जिशुआन अपने व्हीलचेयर की तरफ देखती है, जिसे देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ व्हीलचेयर को किक करती है। हाँ, अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने सबसे पहले उसी चीज़ को किक किया जिसने उसे सालों से सहारा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं वांग जिशुआन अपने बॉडी में अपनी पावर्स को महसूस करने लगती है। वो अपनी सारी पावर्स को रीगेन करने लगती है जो कि सालों से ब्लॉक पड़ी थी। वांग जिशुआन अपने हाथों की तरफ देखती है। वो अपनी बॉडी को टच करके खुद को महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ विंग, जो कि बहुत दूर तक दौड़ते हुए आ गया था और उसने भागने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, उसे वीक महसूस हो रहा था और इसीलिए अब वो हाफते हुए वहीं नीचे ग्राउंड पर बैठ गया। उसके पास अब दौड़ने के लिए और एनर्जी नहीं बची थी। विंग के ऊपर अभी भी मूनलाइट पड़ रही थी और इसीलिए विंग की छुपी हुई टेल्स अब बाहर आने लगती हैं, जिसे देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपनी पावर खो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जिशुआन ने उससे झूठ बोला था। इसके बाद विंग अपने टेल्स को हग करता है। वो उन्हें करेस करता है और किस करता है, लेकिन जल्द ही वो बहुत सारे पपेट्स से और घोस्ट से सराउंडेड हो जाता है। जल्द ही बहुत सारे पपेट्स उसके पास आने लगते हैं, जिनमें से एक पपेट उसके नेक को पकड़ता है और उसे एक बड़े से पत्थर की तरफ फेंक देता है। दूर जाकर गिरते ही विंग दर्द की वजह से आवाज़ करता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। वो पहले से ही थका हुआ और वीक है और अब वो और ज़्यादा पेन नहीं चाहता है, इसीलिए वो गुस्से में पपेट्स की तरफ देखता है। लेकिन इस बार बुरी आत्माएं विंग के ऊपर अटैक करती हैं और वो सभी विंग के टेल को हार्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन विंग खुद को बचाता है और अपने नीज को कडल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो शाइन करने लगता है, लेकिन विंग इसे नोटिस नहीं करता है और अगले ही पल एक पेड़ उड़ता हुआ आता है और उन कॉप्स के ऊपर जाकर गिरता है। विंग जब ऊपर देखता है कि ऐसा किसने किया तो वो अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी था। इसके बाद वांगजी अपनी गोचिन को बाहर निकालता है और वो उससे ही घोस्ट और पपेट्स के ऊपर अटैक करने लगता है और अब गोचिन की वजह से वो पपेट्स और घोस्ट विंग से दूर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ विंग, जो कि लैन वांगजी को इस तरह देखकर मेस्मराइज्ड हो गया था, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़र दूसरी ओर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वांगजी, जो कि पपेट्स और घोस्ट्स को हैंडल करने में और डिस्ट्रॉय करने में बिजी था, की नज़र विंग के कंफ्यूज फेस पर पड़ती है। विंग अपने सामने झाओ लिंग को देखता है, जो कि चलते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी, लेकिन वांगजी जैसे ही झाओ लिंग को देखता है वो चिल्लाते हुए झाओ लिंग का नाम पुकारता है। इसके बाद वो अपनी गुची से झाओ लिंग के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन झाओ लिंग खुद को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद वांगजी झाओ लिंग के करीब जाता है और वो तुरंत झाओ लिंग के नेक को पकड़ लेता है। झाओ लिंग स्ट्रगल करने लगती है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, इसीलिए वो अपने हाथों से वांगजी के शोल्डर पर अटैक करने लगती है। वांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो रिवेंज चाहता था और वो झाओ लिंग को नफ़रत की नज़रों से घूर रहा था, इसलिए वो तुरंत झाओ लिंग को उठाता है और उसे एक बड़े पत्थर के ऊपर फेंक देता है। पत्थर के ऊपर गिरते ही झाओ लिंग दर्द की वजह से चिल्लाती है और खांसते हुए वो ब्लड वॉमिट कर देती है। दर्द की वजह से वो अपने पेट पर हाथ रखती है और वो वांगजी की तरफ मुड़ कर देखती है। वांगजी झाओ लिंग के पास जाता है और अपने वम्पायर टीथ बाहर निकालता है। उसे अपने पास आता हुआ देख झाओ लिंग डरते हुए और खांसते हुए कहती है, रुक जाओ, अगर तुम मुझे मारोगे तो। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, वांगजी अपनी ही जगह पर रुक जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो विंग की तरफ देखता है, जो कि अभी भी खुद को कडल किए हुए बैठा हुआ था। इसके बाद वांगजी झाओ लिंग के पास जाता है। वो उसके कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनते ही झाओ लिंग वांगजी को खुद से दूर ढकेल देती है और वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वांगजी विंग के पास आता है
और वो जैसे ही विंग को उठाने के लिए उसके सामने झुकता है तो विंग उसे स्लैप कर देता है और अपने गालों पर थप्पड़ पड़ते ही वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद विंग गुस्से में चिल्लाते हुए वांग जी से कहता है, लैन ज़ैन, अब बस करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मेरा ब्लड चाहते हो, तुम मुझे सेव नहीं करना चाहते। मेरे लिए कंसर्न होने का झूठा दिखावा मत करो। तुम दोनों ब्रदर्स बिल्कुल सेम हो। उसकी बात का वांग जी कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलता है और वो दोबारा विंग को टच करने ही वाला था, लेकिन इस बार विंग फिर से उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारता है और वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है। इसके बाद विंग गुस्से में कहता है, अपना चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। अब जाओ अपने लवर के पास। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आखिर तुम मुझे क्यों ही बचाओगे? ज़रूर तुम्हारे भी कोई बैड इंटेंशंस होंगे। तुम्हारे पास भी तो मुझे बचाने का कोई रीज़न होना चाहिए। उसकी बातों का वांग जी कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है जो कि बार बार उसे थप्पड़ मार रहा था। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। इसके बाद वांग जी विंग को अपने पास खींचता है और तुरंत वो विंग को किस करने लगता है। विंग वांग जी के शोल्डर पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और स्ट्रगल करते हुए उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी के स्ट्रेंथ के आगे उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी। इसलिए वांग जी फोर्सफुली विंग के लिप्स को किस करता ही रहता है। वो इस बार के किस में बहुत ज़्यादा रफ था और वो विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, यहाँ तक कि वो विंग के लिप्स को पूरी तरह से खा जाना चाहता था। वांग जी विंग को फोर्सफुली उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है। विंग की वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा थिन थी और वांग जी को विंग की बॉडी का ये हिस्सा बहुत पसंद था। दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी की बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस जंगल में और उस जगह पर सिर्फ वो दोनों ही थे। मूनलाइट उनके ऊपर पड़ रही थी और इन्वायरमेंट भी बिल्कुल शांत था और वहाँ पर सिर्फ उनके किसिंग की ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल में मौजूद सारे एनिमल्स भी बिल्कुल चुप हो गए हैं। वांग जी अभी भी विंग को किस ही कर रहा था और विंग जब वांग जी को स्टॉप नहीं कर पाता है और स्ट्रगल करते करते थक जाता है तो वो रुक जाता है और रोना शुरू कर देता है। जब वांग जी को विंग के आंसू महसूस होते हैं तो वो अब धीरे से अपने किस को ब्रेक करता है। इसके बाद वो विंग के लिप्स से अपना सलाइवा पोंछता है। इसके बाद वो विंग के होठ घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसकी नज़रों में अब विंग के लिप्स और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, क्योंकि किस की वजह से उसके होठ फूल गए थे और लाल हो गए थे और उसे अपनी तरफ इनवाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ जैसे ही विंग को महसूस होता है कि उसका माउथ अब फ्री हो चुका है तो वो रोते हुए वांग जी से कहता है, तुमने मुझे हरास किया, तुमने मेरा एडवांटेज लिया। इसके बाद वांग जी विंग के वेस्ट को छोड़ देता है और खुद को फ्री पाते ही विंग तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। इसके बाद वो अपना सिर नीचे कर लेता है। वो फिर से अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और एक बार फिर से वो मून की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वी मेंशन में यांग यांग और उसके पेरेंट्स अभी भी वी मेंशन में थे। वो लोग विंग के लिए वरीड थे। उनके अलावा घर पर अब कोई भी गेस्ट नहीं बचे थे। वो सब वहाँ से जा चुके थे और सिर्फ यांग फैमिली ही वी यानली और कांगसे सनरिन के साथ वी मेंशन में थी। वी चेंग और वी चांग से दोनों ही विंग को ढूंढने के लिए मेंशन से बाहर गए थे। लैन ज़ैन और लैन सुजुई दोनों ही मेंशन के बाहर थे। लैन सुजुई ने लैन ज़ैन को अपने लैन मेंशन ले जाने की कोशिश की, लेकिन ज़िद्दी लैन ज़ैन वहाँ से हिलने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था और वो उसके मेंशन के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग जो कि मेंशन में कुछ घंटों बाद पहुंचता है। वो थका हुआ और वीक महसूस कर रहा था, क्योंकि आज उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन वो अपनी पावर्स की वजह से वे मेंशन तक पहुंच पाया है। अगर आज उसके पास उसकी पावर्स नहीं होती तो या तो झाओ लिंग उसे मार देती या फिर वो जंगल में ही कहीं खो जाता और जंगली जानवर उसे मार देते। विंग जो कि अब धीरे धीरे चलते हुए वी मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। लैन सुजी और लैन ज़ैन विंग की तरफ देखते हैं। विंग के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। या तो किसी ने विंग को किडनैप किया था या फिर विंग के साथ किसी की लड़ाई हुई है।
इसके बाद लैन जैन जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, वो विंग को देखते ही तुरंत सिजुई के साथ उसके पास जाने लगता है। विंग लैन जैन और सिजुई की तरफ देखता है और उन्हें देखते ही विंग गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सामने खड़ा पर्सन वांग जी है। लैन जैन जो कि विंग को उसके नाम से पुकारता है और वरीडली वो विंग के पास आता है और तुरंत उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग लैन जैन को खुद से दूर ढकेल देता है और गुस्से की वजह से वो लैन जैन को थप्पड़ मारता है। लैन जैन जो कि शॉक्ड था और सिजुई ये नज़ारा देखकर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख देता है। विंग आज बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था। वांग जी जो कि अब अपना सिर विंग की तरफ घुमाता है और कन्फ्यूजिंगली उसकी तरफ देखने लगता है। विंग जो कि गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लैन जैन से कहता है, तुम्हें मेरे लिए झूठी चिंता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। विंग की बातें सुनकर लैन सिजुई टेंस्ड हो जाता है और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और जब वो महसूस करता है कि विंग उसे कुछ नहीं बोल रहा है तो वो तुरंत विंग को हक कर लेता है। विंग भी टाइटली लैन सिजुई को हक कर लेता है और वो तुरंत रोने लगता है। इसके बाद विंग रोते हुए लैन सिजुई से कहता है, आयुआन, सभी लोग सिर्फ मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं। थोड़ी देर तक लैन सिजुई को हक करने के बाद विंग हक को ब्रेक करता है और वो अपने आंसुओं से भरी आंखों से सिजुई की तरफ देखता है। दूसरी तरफ लैन जैन जो कि विंग की तरफ देख रहा था, लैन जैन सोचता है, वो क्या कह रहा है, आखिर मैंने कब उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की, विंग के साथ क्या हुआ है। विंग जो कि अब एक और पल भी लैन जैन के सामने नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अपने मेंशन के अंदर चला जाता है। इसके बाद लैन जैन सिजुई की तरफ देखता है और वो सिजुई से कहता है, सिजुई, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इतना बोलते हुए लैन जैन अपने चीक्स को रब कर रहा था जहाँ की अभी विंग ने स्लैप किया था। इसके बाद सिजुई लैन जैन से कहता है, डैड, हमें अभी घर जाना चाहिए और आप मॉम से बाद में बात कर सकते हैं। अगर हम अभी यहाँ पर रहे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर लैन जैन कहता है, लेकिन आयुआन, विंग ने मुझे स्लैप किया, वो भी बिना किसी रीज़न के। उसके साथ क्या हुआ है? अगर हमारे बीच गलतफहमी है तो हमें बात करके इसे सुलझाना होगा और मैं नहीं चाहता कि विंग की एंगेजमेंट यांग यांग के साथ हो जाए। वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो एंगेजमेंट से भाग गया था और जब वो घंटों बाद वहाँ से वापस आया और मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बिना किसी रीज़न के मुझे स्लैप किया। क्यों? इतना बोलते हुए लैन जैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उसकी बात सुनकर लैन सिजुई सोचता है, डैड, एक दिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। इसके बाद टाइम स्किप होता है। हम वी मेंशन में देखते हैं विंग जो कि अब अपने घर के हॉल में खड़ा हुआ था और रो रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विंग सबको ये बता चुका था कि वो एंगेजमेंट से कैसे गायब हुआ। वी चांगजे और वी चेंग इन दोनों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि विंग अब घर लौट आया है और वो दोनों तुरंत विंग को खोजना बंद करके अपने घर लौट आते हैं। कांगसे सनरेन और वी चांगजे दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, अपने बेटे के ऊपर नहीं बल्कि लैन वांगजे और लैन जैन के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं विंग स्लोली कांगसे सनरेन की तरफ आने लगता है, लेकिन उसके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वी चेंग आगे आता है और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। इसके बाद वो तुरंत उसे उसके रूम में लेकर चला जाता है। कांगसे सनरेन, वी चांगजे, वी यानले और यांग यांग के पेरेंट्स, साथ में यांग यांग, ये सभी लोग विंग और वी चेंग को उसके रूम तक फॉलो करते हैं। विंग के रूम में पहुंचकर वी चेंग विंग को उसके बेड पर सुला देता है और वो खुद भी विंग के पास ही बैठ जाता है और वो अपने हाथों से विंग के बालों को रब करता है। विंग, जिसकी आंखें गीली थी, वो अपने साथ हुए इंसिडेंट को अभी भी भूल नहीं पा रहा था। उसकी लाइफ दो बार डेंजर में थी और जब भी वो इस बारे में सोचता है तो वो और भी ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग वी चेंग का हाथ पकड़ लेता है। वो चाहता था कि उसके पास कोई रहे, इसीलिए वी चेंग विंग के पास लेट जाता है और वो विंग को कटल करता है। दूसरी तरफ हम कांगसे सनरेन को देखते हैं जो कि गुस्से में कहती है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे।
अब लैन जैन और वांग जी दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वो मेरे बेटे को हर्ट कर रहे हैं। उसे गुस्से में देखकर वी चांगजे कांगसे सनरेन का हाथ पकड़ लेते हैं। इसके बाद वी चांगजे कांगसे सनरेन से कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपने बेटे को बचा सकते हैं। इतना बोलकर वो अपने ही पास खड़े यांग यांग के पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। इसके बाद वी चांगजे यांग यांग के पेरेंट्स से कहते हैं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ। उन्हें जवाब देते हुए मिस्टर यांग कहते हैं, यह आपकी गलती नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जवाब में वी चांगजे कहते हैं, हमें समझने के लिए थैंक यू, लेकिन क्या हम एंगेजमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं? अभी हमारे बेटे के लिए चाइना में रहना डेंजरस है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम विंग के साथ अब्रॉड चले जाएं। उनकी बात सुनकर यांग यांग के पेरेंट्स कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो यांग यांग की तरफ देखते हैं क्योंकि इस बात पर वो अपने बेटे का ओपिनियन चाहते थे। और वी चांगजे की बातें सुनकर यांग यांग स्माइल करता है। इसके बाद यांग यांग वी चांगजे से कहता है, अंकल आंट, मैं एंगेजमेंट और वेडिंग के लिए वेट करने को तैयार हूँ। अभी विंग को पहले अब्रॉड जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। कांगसे सनरेन विंग की तरफ देखती हैं जो कि अभी वी चेंग की बाहों में सो रहा था। यानली भी बेड पर ही बैठी थी और वो विंग के बालों को धीरे से रब कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यानली विंग के फोरहेड पर किस करती है क्योंकि वो अपने लिटिल ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। यानली इस बात से सैड थी कि विंग को उन सभी को छोड़कर अब्रॉड जाना होगा। एक तो पहले से ही विंग बचपन से उनके साथ पला बड़ा नहीं है और अब जब वो आखिरकार उनसे मिल गया है तो अब उसे दोबारा अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। इसके बाद वी यानली वी चांगजे की तरफ देखते हुए कहती है, डैड, विंग के पास उसकी एक फैमिली है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? उसे अब्रॉड जाने की क्या ज़रूरत है? हम उसे यहीं पर कहीं शहर में ही छुपा देंगे। उसकी बात सुनकर कांगसे सनरेन और वी चांगजे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कांगसे सनरेन अपना हाथ वी यानली के शोल्डर पर रखती है। इसके बाद वो यानली से कहती है, यानली, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होगा और विंग दोबारा घर लौट आएगा। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि हम ये सिर्फ विंग के सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इतना बोलकर वो यानली के गालों को रब करती है। इसके बाद कांगसे सनरेन सभी से कहती है, क्या अब हम सोने के लिए चलें? अपनी मॉम की बातें सुनकर वी यानली हाँ में अपना सिर हिलाती है। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। रूम में मौजूद बाकी लोग भी एक दूसरे को बाय कहते हैं और वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब विंग के रूम में सिर्फ वी चेंग और विंग ही थे। आज रात के लिए यांग यांग और यांग यांग के पेरेंट्स भी वे मेंशन में ही रुकने वाले थे। अब हम लैन मेंशन में देखते हैं। लैन सिजुई अपने मेंशन के बेसमेंट में था और बेसमेंट पूरी तरह से डार्क था, लेकिन जहाँ पर सिजुई खड़ा था वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पर लाइट ऑन थी क्योंकि वहाँ पर एक कॉफिन था। लैन सिजुई कॉफिन के सामने ही बैठा हुआ था। आईवान को इस हालत में देखकर वांग जी जो कि उसके पास ही खड़ा था, वो आईवान के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद सिजुई पीछे घूमता है और वांग जी की तरफ देखता है। अब वांग जी जो कि खड़ा था वो भी सिजुई के पास आकर बैठ जाता है और वो दोनों ही कॉफिन की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैन सिजुई लैन वांग जी से कहता है, वांग जी शुआन ने उसे रिटर्न कर दिया है लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। वो 500 सालों से कॉफिन में ही है, हम उसे होश में कैसे लाएं? उसकी बात सुनकर वांग जी अपनी जगह से उठता है। वो कॉफिन को ओपन करता है और उसके अंदर मौजूद पर्सन को देखने लगता है जिसके सिर पर एक वाइट फॉरेड रिबन था और उसके रोब्स भी वाइट कलर के थे। उस पर्सन के हाथ में एक वाइट जेड फ्लूट था और वो अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ था। वो मरा नहीं था। उसे देखकर ही कोई भी ये बता सकता है कि वो अभी भी ज़िंदा है लेकिन अनकॉन्शियस है। उसे देखने के तुरंत बाद ही वांग जी कॉफिन को बंद कर देता है और वो आसपास देखता है। इसके बाद वांग जी कहता है, वो यहाँ पर नहीं आ सकती है ना? उसे जवाब देते हुए सिजुई कहता है, हाँ डैड, ये जगह हम लोगों के लिए सेफ़ है, लेकिन क्या आपके पास कोई आइडिया है कि हम उन्हें कैसे जगाएं? उसकी बात सुनकर वांग जी चुपचाप कॉफिन की तरफ देखता है। इसके बाद वो सिजुई से कहता है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हम उसे होश में ला सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन जैन जो कि अपने रूम में था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हार्ट ब्रोकन था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि विंग ने उससे रूडली बात की और उसे स्लैप किया और विंग नॉर्मली इस तरह बिहेव नहीं करता है, इसीलिए लैन जैन इस बात को भूल नहीं पा रहा है।
पता नहीं क्यों विंग का बिहेवियर बहुत लंबे टाइम से लैंज़ैन के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ये सारी बातें सोचते हुए लैंज़ैन इम्पेशेंट हो जाता है। वो जल्द से जल्द विंग से बात करना चाहता था, अपनी मिस्टेक्स या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सभी क्लियर करना चाहता था। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो वो विंग से जवाब चाहता था कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद लैंज़ैन खुद से कहता है, विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों क्यों तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तो फिर तुम इंगेजमेंट के लिए मान कैसे गए? तुम किसी और से इंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे आंसर चाहिए। आखिर मैंने क्या गलती की है? अगर मैंने कोई गलती की है तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊँगा और वो सारी चीज़ें करूँगा जो भी तुम चाहते हो। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार जब मुझे तुम मिले तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ तो गलत हो रहा है जो कि मुझे नहीं पता है। तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए नफ़रत देखा है और तुम बिना किसी रीज़न के मुझसे हेट तो नहीं कर सकते। मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं किससे पूछूँ? इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो विंग। अगर तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हें सेव करूँगा। यही सब बोलते हुए लैंज़ैन फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने बालों को पकड़ता है और खींचने लगता है। वो गुस्से में ग्राउल करता है और अपनी कुछ पास्ट मोमेंट्स के बारे में याद करने लगता है जो कि उसने विंग के साथ बिताए थे। लैंज़ैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी मिस्टेक को याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने कहाँ गलत किया। आखिर उसने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी है जो विंग उससे इतना ज़्यादा गुस्सा है। इसके बाद लैंज़ैन फिर से बोलता है, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं किससे पूछूं? नहीं, मुझे सच जानना ही होगा और अगर किसी को मेरे सारे सवालों के जवाब पता है तो वो सिर्फ विंग है। सिर्फ विंग ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। मुझे विंग से बात करनी होगी, लेकिन क्या विंग मुझे आंसर देगा? क्या वो मुझे इग्नोर करेगा और दोबारा मुझे स्लैप करेगा? लेकिन कोई बात नहीं, अगर विंग दोबारा मुझे मारेगा मैं उससे मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे विंग से आंसर चाहिए। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहा हूँ? इसके बाद लैंज़ैन उठता है, वो अलमीरा खोलता है और वहाँ से चेंचिंग बाहर निकालता है। इसके बाद वो दोबारा बेड पर बैठ जाता है और चेंचिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद लैंज़ैन चेंचिंग को अपने सीने से लगा लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। लैंज़ैन जो कि रेडी हो गया था, इसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में आता है जहाँ पर वांग जिशुआन वांग जी के साथ पहले से ही मौजूद थी। वांग जिशुआन लैंज़ैन को देखते ही एक स्मिक करती है और वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और चल चल कर लैंज़ैन को दिखाने लगती है। पहले तो लैंज़ैन उसे नोटिस नहीं करता है, इसीलिए वो जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वांग जिशुआन चल नहीं सकती है तो उसका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो घूर कर वांग जिशुआन की तरफ देखता है। लैन सिजुई जो कि अभी अभी डाइनिंग एरिया में आया था, वो आकर लैंज़ैन के पास बैठ जाता है और उस तरफ देखता है जहाँ लैंज़ैन अभी देख रहा था। तो लैन सिजुई भी देखता है कि कैसे वांग जिशुआन चल चल के अपने पैरों का शो ऑफ कर रही है। इसके बाद लैन सिजुई लैंज़ैन से कहता है, डैड। उसकी बात सुनकर वांग जी और लैंज़ैन दोनों एक साथ सिजुई की तरफ देखते हैं। लेकिन जैसे ही वांग जी को महसूस होता है कि वो वांग जिशुआन के सामने है तो वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि सिजुई अक्सर उसे अकेले में डैड पुकारा करता था। सबके सामने वो वांग जी को अंकल ही बोला करता था। इसके बाद सिजुई लैंज़ैन का हाथ पकड़ता है और वो लैंज़ैन से कहता है, डैड, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए। उसकी बात सुनकर लैंज़ैन कहता है, आई वन। वो चल रही है, लेकिन कैसे? उसका सवाल सुनकर सिजुई चुप हो जाता है और वो खुद को काम करता है। इसके बाद वो लैंज़ैन को जवाब देते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है कि उसे उसका इलाज मिल गया हो, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना बोलते हुए सिजुई अपने डैड को फूड सर्व करता है। लैंज़ैन सिजुई की बात सुनता है और अपने प्लेट की तरफ देखता है। खाने की तरफ देखते हुए लैंज़ैन दोबारा विंग को याद करता है, क्योंकि आज वो विंग से मिलने जाने वाला है और उससे बात करने वाला है। इसीलिए वो तुरंत
चॉपस्टिक उठाता है और खाना शुरू कर देता है। वांग जी भी लैन जैन की तरफ ही देख रहा था और वो भी अपने भाई को कुछ बता नहीं सकता था, इसीलिए वो बस बैठे बैठे अपनी मुट्ठियाँ बींच रहा था। लैन वांग जी सोचता है बस कुछ और दिन, इसके बाद विंग को उसकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद टाइम स्किप होता है, हम क्लाउड रेसेस यूनिवर्सिटी में देखते हैं। वांग जी और सिजुई दोनों ही ऑफिस रूम के अंदर थे। वांग जी अपने चेयर पर बैठा था। इसके बाद सिजुई वांग जी से कहता है, डैड मैं मॉम से मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ कुछ करिए, मैं इस नाटक को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसे ख़त्म करिए। उसकी बात सुनकर वांग जी डीप ब्रेथ लेता है। इसके बाद वो एक गिलास पानी सिजुई को देता है। इसके बाद सिजुई फिर से बोलना स्टार्ट करता है, इस ड्रामा की वजह से मेरे डैड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और वो मॉम को गलत समझ रहे हैं। वांग जिशुआन ने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी है, क्या हम सारे प्लान के बारे में डैड को नहीं बता सकते? उसकी बात सुनकर वांग जी सिजुई को जवाब देते हुए कहता है, अगर मुझे लैन जैन को बताना होता तो मैं उसे बहुत पहले ही बता चुका होता, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं चुप क्यों हूँ? लैन जैन विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। अगर हम लैन जैन को सब कुछ बता देते हैं तो शायद वांग जिशुआन को हम पर डाउट भी हो सकता है। पहले से ही मेरा तुमसे छुपकर बात करना यही बहुत ज़्यादा डेंजरस है। झाओ लिंग हमेशा हम पर नज़र बनाए रखती है और वो वांग जिशुआन को सारी बातें इन्फॉर्म करती रहती है। झाओ लिंग से पहले भी उसके बहुत सारे स्लेव्स और डिसाइपल्स थे जो कि उसके लिए काम करते थे और वो भी बिल्कुल झाओ लिंग की तरह ही हमारे ऊपर नज़र रखा करते थे। लेकिन इस बार हमने विंग को बचाने की कोशिश की है। अगर उसे इस बारे में पता चला कि मैं विंग से प्यार करता हूँ तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सिजुई अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी कहता है, सिर्फ वांग जिशुआन ही जानती है कि कॉफिन में सोए पर्सन को होश में कैसे लाना है। अगर वो जल्दी होश में आ गया तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर लें, लेकिन जब तक वो नहीं उठता है तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। अब हमारे पास उसकी बॉडी है और वो अभी भी सो रहा है और वांग जिशुआन इस बारे में अच्छी तरह से जानती है। इतना बोलकर वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर के बाद वो सिजुई की तरफ देखता है। इसके बाद वांग जी कहता है, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि वांग जिशुआन मुझ पर डाउट कर सकती है। उसे जवाब देते हुए सिजुई कहता है, ठीक है डैड मैं करूँगा, लेकिन काम क्या है? लैन सिजुई हमेशा ही वांग जी के लिए अवेलेबल रहता है। वो कभी भी अपने दूसरे डैड को डिसओबे नहीं करता है। इसके बाद वांग जी कहता है, आईवान तुम्हें रिसर्च करना होगा और तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उस पर्सन को होश में ला सकें। उसे जवाब देते हुए सिजुई कहता है, ठीक है मैं सल्यूशन खोजने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर सिजुई अपने चेयर से उठ जाता है और वो डोर के पास जाता है। वो आखिरी बार वांग जी की तरफ देखता है। इसके बाद सिजुई वांग जी से कहता है, डैड मुझे जाना होगा, मेरी एक क्लास है। जवाब में वांग जी सिर्फ हूँ कहता है। इसके बाद सिजुई डोर खोलता है और वो ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। टाइम स्किप होता है, हम वी मेंशन में देखते हैं। रात हो चुकी थी और वी अपने रूम के अंदर था। वो एक मैगज़ीन पढ़ रहा था अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी और सिजुई दोनों साथ में विंग के रूम के विंडो के पास आते हैं। इसके बाद वांग जी सिजुई से कहता है, जाओ और उससे बात करो। सिजुई हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो विंडो पर नॉक करता है। नॉक के टाइम वांग जी विंडो से नीचे झुक जाता है ताकि विंग उसे ना देख पाए। विंग आवाज़ सुनकर विंडो की तरफ देखता है और वो सिजुई को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। इसके बाद सिजुई विंडो को ओपन करता है और वो रूम के अंदर चला जाता है। विंग भी अपने स्टडी टेबल से उठकर खड़ा हो जाता है और सिजुई जाकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी सिजुई को हक बैक करता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों अलग होते हैं। इसके बाद सिजुई विंग से कहता है, मॉम आप कैसे हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो अपना सिर नीचे झुका लेता है। सिजुई को यह महसूस हो रहा था कि विंग अभी भी सैड है और वो विंग के लिए बैड महसूस कर रहा था। इसके बाद सिजुई बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और विंग भी सिजुई के पास ही बैठ जाता है। इसके बाद विंग सिजुई से कहता है, आईवान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
विंग की बातें सुनते ही सिजुई विंग की तरफ मुड़ता है और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद सिजुई विंग से कहता है, क्या मॉम? विंग कहता है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ और मैं वहीं पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगा। उसकी बात सुनकर सिजुई एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है और उसकी ग्रिप विंग के हाथों पर टाइट हो जाती है। सिजुई विंग से कहता है, मॉम प्लीज़ नहीं, आप मुझे बहुत सालों के बाद मिले हो और मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि आपको जल्द ही आपका प्यार मिल जाए। उसकी बात सुनकर विंग उठकर खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे विंडो की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि झुक कर छुपा हुआ था, अब उसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों से बड़े मुश्किल से अपनी पूरी बॉडी को सहारा दिया हुआ है, या फिर कहें अपनी उंगलियों से। लेकिन फिर भी वो वहीं पर रहता है और विंग से छुपने की पूरी कोशिश करता है, वहाँ से बिना हिले डुले। इसके बाद हम देखते हैं विंग मून की तरफ देखते हुए सिजुई से कहता है, आई वन, मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई है और मैं इन सारे स्ट्रेस को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में अब हैप्पीनेस नहीं है। मैं जिनके साथ रहता था वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं थे और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी। ये एक और रीज़न है कि मैं और ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मैं बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे लाइफ में और हैप्पीनेस नहीं है। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे लाइफ में पेरेंट्स का लव नहीं है। लेकिन जब मैं इतने सालों बाद अपनी रियल फैमिली से मिला तो मुझे अब अब्रॉड जाना पड़ रहा है। इतना बोलते हुए विंग की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। सिजुई, जो कि विंग के पास आकर खड़ा होता है, इसके बाद वो विंग से कहता है, तो फिर मत जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ रहो। मैं आपका बेटा हूँ। आखिर आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? उसकी बात सुनकर विंग चकल करता है और वो सिजुई के पास आता है, स्माइल करते हुए। वो अपने आंसुओं को पोंछता है। अब उसकी आंखें किसी मोती की तरह चमक रही थी। इसके बाद विंग सिजुई को हग करता है। हग के दौरान सिजुई इमोशनल हो जाता है और वो विंग को टाइटली हग करते हुए विंग से कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं अपने आप को सालों के लिए फ्रीज कर लूँगा। उसकी बात सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो सिजुई को खुद से अलग करते हुए सिजुई की तरफ देखने लगता है। सिजुई, जो कि अब नील डाउन हो जाता है और वो विंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ मत जाओ। प्लीज़ फेथ को एक चांस दो। मून गॉडेस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी और आपको महसूस होगा कि आप वर्ल्ड के लकीस्ट पर्सन हैं। सिर्फ एक इंसान की वजह से सब कुछ मेस्ड अप हो गया है। प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भी जल्द ही। लेकिन आप कहीं मत जाओ प्लीज़। उसकी बातें सुनकर विंग इमोशनल हो जाता है और वो भी अपने घुटनों के बल सिजुई के सामने बैठ जाता है और वो सिजुई के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद विंग कहता है, प्लीज़ रुक जाओ। सिजुई उसकी बात सुनकर कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। जब तक आप मेरी बात नहीं मान जाते तब तक मैं आपसे बेग करता रहूँगा, आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। उसकी बातें सुनकर विंग अपना सिर नीचे कर लेता है। इसके बाद सिजुई कहता है, मॉम मैंने सालों बाद आपका प्यार महसूस किया है और अब आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप यहाँ से गए और मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को फ्रीज कर लूँगा और कॉफिन के अंदर सो जाऊँगा और दोबारा कभी नहीं जागूँगा। यहाँ तक कि मैं अपने मेट को भी छोड़ दूँगा। उसकी बात सुनकर विंग अपने आंखों में आंसू के साथ सिजुई से कहता है, ठीक है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस तरह बात करना बंद करो। उसकी बात सुनकर सिजुई अपने होपफुल आइज से विंग की तरफ देखता है। वांग जी, जो कि रूम के बाहर था, उसे भी रिलीफ महसूस होता है और उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ सिजुई विंग से पूछता है, क्या सच में मॉम आपने जो कहा वो सच है? जवाब में विंग यस कहता है। सिजुई विंग से वादा करने के लिए कहता है और विंग उससे वादा भी करता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो अब्रॉड नहीं जाएगा। अपने मॉम की बातें सुनकर सिजुई स्माइल करते हुए इमोशनल हो जाता है और उसे अपने चाइल्डहुड मोमेंट की याद आ जाती है। विलियम पैट्रियार्क उसकी मदर थी और जब वो एक बच्चा था तो वो हमेशा से ही
अपने मॉम को सिर्फ स्माइल करता हुआ देखता था और अभी अपने मॉम को इतने मिजरेबल और बुरी हालत में देखकर सिजुई को बुरा भी लग रहा था। इसीलिए एक बार फिर से सिजुई विंग को हक कर लेता है और वो विंग को मॉम बोलकर पुकारता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सिजुई विंग से कहता है, मॉम मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर विंग हैप्पीली स्माइल करता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। सिजुई विंग को बाय कहता है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग भी उसे गुड नाइट में रिप्लाई करते हुए बाय करता है। विंडो से बाहर निकलते ही लैन सिजुई अनजाने में ही वांगजी के बैग पर अपना पैर रख देता है, लेकिन वांगजी अपनी ही जगह पर बना रहता है और बिल्कुल नहीं हिलता, जिसकी वजह से सिजुई वहीं पर खड़ा होकर विंग को बाय करता है। इसके बाद विंग को बाय करते हुए ही सिजुई जल्दी से विंडो को बंद कर देता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? माफ़ करना, दरअसल मैंने आपको नहीं देखा था। रिप्लाई में वांगजी कहता है, चलो चलते हैं। अब हम लैन मेंशन में देखते हैं लैन ज़ैन, जो कि एक बड़े से फ़ोटो फ्रेम के सामने बैठा था और ये फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि विंग की थी। लैन ज़ैन लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम से इस फ़ोटो को एडमायर कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। लैन ज़ैन के हाथों में अभी एक वाइन की बोतल थी और वो विंग को देखते हुए ही ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद लैन ज़ैन कहता है, विंग मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सिजुई, जो कि घर पहुंच गया था, वो चुपचाप लैन ज़ैन के रूम के अंदर आता है तो देखता है कि लैन ज़ैन अपने हाथों में वाइन के साथ बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था और अपने डैड को इस हालत में देखकर सिजुई टेंस्ड हो जाता है। इसके बाद सिजुई लैन ज़ैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, डैड। लैन ज़ैन सिजुई की तरफ देखता है और वो अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। अपने डैड को इस हालत में देखकर सिजुई सोचता है, मॉम और मेरे दोनों डैड्स की ऐसी हालत सिर्फ़ और सिर्फ वांग जिशुआन की वजह से हुई है। सिर्फ उसकी वजह से मेरे दोनों डैड्स और मॉम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरे डैड और मॉम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सिर्फ मुझे सारे ट्रूथ के बारे में पता है, लेकिन मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद सिजुई लैन ज़ैन से कहता है, डैड सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैन ज़ैन, जो कि उसकी बात सुनता है और वो विंग के फ़ोटो की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोतल मुंह पर लगाता है और ड्रिंक करता है। उसे इस तरह ड्रिंक करता हुआ देख सिजुई हार्ट ब्रोकन महसूस करता है, इमोशनल महसूस करता है। इसीलिए वो खुद भी लैन ज़ैन के पास ही बैठ जाता है और अपना सर लैन ज़ैन के शोल्डर पर रख देता है। बदले में लैन ज़ैन सिजुई के बालों को कैरेस करता है। इसके बाद लैन ज़ैन सिजुई से पूछता है, आई वन, क्या तुम्हें लगता है कि विंग किसी और से प्यार करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि विंग किसी और से प्यार करने लगा है? जवाब में सिजुई कहता है, नहीं डैड, मॉम किसी और से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मेरे डैड से प्यार करती है। मुझे लगता है मॉम को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसकी बात सुनकर लैन ज़ैन सिजुई की ओर देखता है। इसके बाद वो सिजुई से कहता है, मैं उससे बात करूँगा। रिप्लाई में सिजुई कहता है, ठीक है। इसके बाद सिजुई लैन ज़ैन की तरफ देखते हुए सोचता है, सिर्फ आप ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। इतना सोचते हुए वो दोबारा लैन ज़ैन के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सो नहीं रहा था, बल्कि वो रेस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जिशुआन को देखते हैं, जो कि एक लग्जरियस रूम में थी। अब यहाँ पर झाओ लिंग नहीं थी, क्योंकि वांग जिशुआन अब खुद से चल सकती है और वांग जिशुआन को अभी भी यही लग रहा था कि विंग मर चुका है। यहाँ तक कि झाओ लिंग ने भी उसे ये नहीं बताया था कि उसने विंग को जिंदा छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वांगजी के डर की वजह से। दूसरी तरफ हम झाओ लिंग को देखते हैं, जो कि गार्डन में थी और वो मून की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वहाँ पर वो किसी के फ़ोटो की तरफ देखते हुए सोचती है, तुम मेरे मेट हो। इतना सोचते हुए वो स्माइल करती है, लेकिन तब उसकी स्माइल स्टॉप हो जाती है जब उसे यह याद आता है कि यांग यांग विंग से जल्द ही इंगेजमेंट करने वाला है। इसके बाद झाओ लिंग मम्बल करते हुए यांग यांग का नाम लेती है। थोड़ी देर बाद वो एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने लिए कप में टी सर्व करती है। वो अभी भी फ़ोन में फ़ोटो की तरफ ही घूर रही थी और इस दौरान ही
वो पूरे टी को ख़त्म करती है, लेकिन तभी अचानक कोई उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन लेता है और झाओलिंग शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड में तुरंत उस पर्सन की ओर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। झाओलिंग गुस्से में वांग जी से कहती है, वांग जी मेरा फ़ोन रिटर्न करो। झाओलिंग के फ़ोन में यांग यांग की फ़ोटो देखकर वांग जी एक डेविल स्मृति करता है और वो झाओलिंग से कहता है, ओह मुझे लगता है ये पर्सन तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जवाब में झाओलिंग कहती है, नहीं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बस अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी और तुम आ गए। बात करते हुए झाओलिंग वांग जी के गेस को अवॉइड कर रही थी और वो हेजिटेट भी कर रही थी। वांग जी झाओलिंग से कहता है, ठीक है लेकिन तुम्हारे फ़ोन में यांग यांग की फ़ोटो क्या कर रही है। उसकी बात सुनकर झाओलिंग दूसरी तरफ घूम जाती है और वो हकलाते हुए वांग जी से कहती है, क्योंकि मैं विंग और यांग यांग पर नज़र रख रही थी, इसीलिए मुझे यांग यांग की फ़ोटो लेनी पड़ी और वही अभी मेरे फ़ोन में है। जवाब में वांग जी कहता है, ओह। इतना बोलकर झाओलिंग रिलीफ महसूस करती है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है, वो झाओलिंग से कहता है, ठीक है अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये तुम्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा जब मैं उसे मार डालूँगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुमने सालों पहले मेरे मेट को मारा था। उसकी बातें सुनकर झाओलिंग तुरंत वांग जी की तरफ मुड़ती है और अपने आंखों में डर के साथ वो वांग जी की तरफ देखने लगती है। वो गल्फ करती है क्योंकि उसे वांग जी की आंखों में गुस्सा और हेट्रेड साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम ये भूल गई हो कि तुमने मेरे मेट को कितने ब्रूटली मारा था। क्या होगा अगर मैं यांग यांग को भी बिल्कुल उसी तरह से मारूं तो। इतना बोलकर वो स्मृति करता है। उसकी बातें सुनकर झाओलिंग अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंदर से अभी भी डर लग रहा था। इतने सालों बाद आखिरकार उसे अब जाकर उसका मेट मिला है और वो उसे खोना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी झाओलिंग अपने चेस्ट के अराउंड अपने हाथों को क्रॉस करती है और वांग जी से कहती है, जो तुम्हारी मर्ज़ी तुम वो करो। उसकी बात सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठियाँ भींचता है। इसके बाद वो झाओलिंग के फ़ोन को एक पत्थर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है। लेकिन फिर भी वांग जी फ़ोन के पास जाता है और अपने पैरों से उस फ़ोन को कुचलने लगता है। और दूसरी तरफ ये सब देखकर झाओलिंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। झाओलिंग ये इमेजिन करने लगती है कि वांग जी यांग यांग को किस तरह मारेगा और अगले ही पल झाओलिंग हकलाते हुए वांग जी को रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि फ़ोन को कुचलना बंद करता है और वो झाओलिंग की तरफ देखता है। इसके बाद वांग जी झाओलिंग से कहता है, मुझे तुम्हारा वीक पॉइंट मिल गया है, बस अब एक अच्छी लड़की की तरह मेरी सारी बात मानो, जो भी मैं कहूँगा। आगे से तुम हमारे बारे में वांग जिशुआन को कोई न्यूज़ नहीं दोगी, और अगर तुमने मेरी बात को डिसओबे करने की कोशिश की तो मुझे ये याद है कि यांग यांग तुम्हारा मेट है। अगर मैंने तुम्हें वांग जिशुआन से हमारे बारे में कंप्लेन करते हुए देख लिया तो मैं यांग यांग को उसके मरते दम तक टॉर्चर करूँगा। उस रात को मैंने तुम्हारे कान में जो कहा था, क्या तुम उसे भूल गई हो? लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। वांग जिशुआन अब मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, इसीलिए मुझसे डरना सीख लो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता हूँ अगर तुमने गलती से भी अपना मुंह वांग जिशुआन के सामने खोल दिया तो। और अगर तुम ऐसी गलती करने की कोशिश करोगी तो मैं भी गलती से यांग यांग को मार सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर झाओलिंग अपना सिर नीचे कर लेती है और इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। झाओलिंग जो कि वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो काँप रही थी। काँपते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जिशुआन के रूम के पास जाता है। वो डोर को बिना किसी नॉक के तुरंत ओपन कर देता है। वांग जिशुआन जैसे ही वांग जी को अपने सामने देखती है तो वो इशारे से वांग जी को अपने पास बुलाती है। वांग जी भी स्माइल करते हुए वांग जिशुआन के पास जाता है और वो बेड के कॉर्नर पर वांग जिशुआन को देखते हुए बैठ जाता है। वांग जिशुआन धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आती है और अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पर रखती है। इसके बाद वांग जिशुआन वांग जी से कहती है, वांग जी फाइनली मैं उस कर्ज से फ्री हो गई। मैं अब तुम्हें टच कर सकती हूँ, तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मैंने सालों से इस पल का इंतज़ार किया था।
उसकी बात सुनकर वांग जी अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो वांग जिशवान के गालों को कैरेस करते हुए वांग जिशवान से कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर वांग जिशवान गल्फ करती है और वो वांग जी के और भी पास आ जाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी के शर्ट को अनबटन करने लगती है। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस अपनी मुठ्ठियाँ भींचता रह जाता है। वो अभी वांग जिशवान को पंच करना चाहता था, लेकिन बदले में वांग जी सिर्फ वांग जिशवान को धक्का देता है और वो वांग जिशवान के ऊपर आ जाता है। वांग जिशवान जो कि मुआयन करते हुए अपने पैर फैला देती है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे पूरा यकीन है कि वो इस वांग जिशवान को अभी यहीं पर ख़त्म कर देता। वांग जी वांग जिशवान के ऊपर तो था, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है, जिसे देखकर वांग जिशवान वांग जी से पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे, हम अभी अकेले हैं। उसकी बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और वो अब धीरे धीरे वांग जिशवान के पास उसे किस करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग करना स्टार्ट करता है और फ़ोन की आवाज़ सुनते ही वांग जी रिलीफ महसूस करता है। वो तुरंत अपना फ़ोन पॉकेट से बाहर निकालता है और कॉल को पिक करता है। दूसरी तरफ वांग जिशवान जो कि फ़ोन को रिंग करते हुए देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत वांग जी के हाथ से उसका फ़ोन छीनती है और तुरंत उसे दूर फेंक देती है और वो वांग जी से कहती है, अभी नहीं, अभी हमारा बेड टाइम है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहती। वांग जी मुझे अपना बना लो, मुझे क्रश कर दो। वांग जी जो कि उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और उसे इस तरह बिहेव करता हुआ देख वांग जिशवान अपने क्वेश्चनेबल लुक के साथ वांग जी से कहती है, मुझे लगता है अब तुम और मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्या सच में तुम विंग से प्यार करने लगे हो? क्या तुम्हें वो पसंद आने लगा है? क्या तुमने मुझ पर चीट किया है? उसके जवाब में वांग जी बेड पर बैठ जाता है और वो जिशवान से कहता है, नहीं, मैं तुम पर चीट क्यों करूँगा? मैंने इस दिन का सालों से इंतज़ार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे हमारा फर्स्ट टाइम मेमोरेबल बनाना चाहिए। मैंने एक प्लान बनाया है, एक प्रॉपर डेट का और उसके बाद मीटिंग नाइट का। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारा फ़र्स्ट टाइम स्पेशल बनाना चाहिए? मैं हमारे फ़र्स्ट टाइम को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि हमारी फ़र्स्ट किस भी स्पेशल होनी चाहिए। मुझ पर यकीन करो बेब, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, तुम मेरी प्रिंसेस हो। उसकी बातें सुनकर वांग जिशवान कुछ देर तक वांग जी की आंखों की तरफ ही देखती रहती है। इसके बाद वो स्माइल करते हुए इजीली वांग जी की बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और वो खुद भी बेड पर बैठ जाती है और वांग जी के हाथों को पकड़ लेती है। इसके बाद वांग जिशवान वांग जी से कहती है, तुम बहुत ज़्यादा जनरस हो, तुम इतने ज़्यादा जेंटल हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान के लिए रेडी हूँ और मैं उस स्पेशल डे का इंतज़ार करूँगी। उसकी बात सुनकर वांग जी बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और वो वांग जिशवान से कहता है, गुड नाइट स्वीट हार्ट, और हाँ, अच्छे से सोना। जवाब में वांग जिशवान सिर्फ हूँ कहती है और वांग जी भी रूम से बाहर चला आता है। रूम से बाहर आते ही वांग जी तुरंत वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो एक सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है। सीक्रेट रूम के अंदर जाते ही वो केयरफुली चारों तरफ देखता है। इसके बाद वांग जी एक दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक बिग रेड कर्टेन थी और जिसके बाद वांग जी उस कर्टेन को उस दीवार से खींच लेता है और कर्टेन नीचे गिरते ही उस दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि वांग जी के प्यार की थी, विंग की थी, इलिंग पेट्रियार्क की थी। वांग जी ने इलिंग पेट्रियार्क की ये ड्राइंग अपने हाथों से बनाई थी। इसके बाद वांग जी उसी वॉल के सामने और पेंटिंग के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी कहता है, इलिंग पेट्रियार्क, माय आशियान। इस पेंटिंग में इलिंग पेट्रियार्क ने लाल और ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे, उसके हाथ में चेंजिंग थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी अपनी गोचिन बाहर निकालता है और वो पेंटिंग की तरफ देखते हुए अपनी गोचिंग बजाना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे वांगशन सॉन्ग को मम्बल करने लगता है और अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करते हुए
वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।